डे 7 को, और डे 7 में जो सबसे पहला रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है, बहुत सिंपल रिपोर्ट है, बहुत बड़े साइंस इसके अंदर होती नहीं है, और ये है हैवी मेटल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यानी ये रिपोर्ट हमें आइडिया देती है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना हैवी मेटल्स की मात्रा ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। और हैवी मेटल मतलब ऐसे धातुएं जो हैवी मतलब भारी होती हैं, यानी जिनका वेट, मोलिकुलर वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। और हैवी मेटल्स क्या होती हैं, ये हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अगर हमारे शरीर के अंदर, बॉडी पार्ट्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर अगर हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, उससे हमारा वो पर्टिकुलर ऑर्गन प्रभावित हो सकता है। जैसे जब भी हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ती है तो वो हैवी मेटल्स हमारे लिवर में और किडनी में जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं सर? लीवर और किडनी में। जी, तो जब हमारे लिवर में और किडनी में हैवी मेटल जाएंगे तो क्या होगा, हमारे लिवर और किडनी का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो प्रभावित हो जाएगा और वो प्रॉपर्ली शायद अपना काम ना कर पाए। तो जब भी किसी के बॉडी के अंदर हैवी मेटल बढ़ जाते हैं तो उसको लिवर और किडनी का जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो सकता है, और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा रह सकते हैं। और अपने आप में जो हैवी मेटल्स हैं, अगर ये हम ज्यादा कंज्यूम कर लें तो इनकी अपने आप में टॉक्सिक बन जाती हैं और हमारी बॉडी को नुकसान दे सकती है। इसमें होता है लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोम और मर्क्यूरी। ये 5 हेवी मेटल्स हैं जो हमारी बॉडी में अगर बढ़ जाए, मात्रा ज्यादा हो जाए, दैट मे कॉज डैमेज टू आवर बॉडी। इससे हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। और इसीलिए ना, आपने बात भी किया था कि आज से करीबन 20-25 साल पहले कॉन्सेप्ट आया था आरओ का, क्योंकि आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी हमारे पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड हैवी मेटल्स हैं उनकी मात्रा को कम करने के लिए घरों में आरओ लगाए गए थे। इन प्रॉब्लम क्या हुआ कि आरओ की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ऐसी होती हैं कि वो हैवी मेटल के अलावा जो लाइट मेटल होते हैं, जो हमारी बॉडी को अच्छी मात्रा में चाहिए होते हैं, उनको भी पानी से बाहर निकाल देता है और हमें नुकसान होता है। उस पानी पीने से हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है और बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर हैवी मेटल बढ़ जाए तो इससे भी हमारी बॉडी बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारियां या इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो प्रभावित, डैमेज हो सकता है। तो जब भी किसी की बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिवर को और किडनी को देना पड़ेगा एक्स्ट्रा सपोर्ट। क्या देना पड़ेगा सर? एक्स्ट्रा सपोर्ट टू लिवर एंड किडनी, ताकि जो हैवी मेटल्स बढ़े हैं वो बॉडी से बाहर निकल सके। और वो काम करता है हमारा मिल्क थिसल ड्रॉप, डिटॉक्सी प्लस टैबलेट, किडनी केयर टैबलेट, गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी, एलोवेरा जूस, नोनी जूस। ये सब वो सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकालने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है डिटॉक्स फुट पैच। ये सब यूज करके या कुछ यूज करवा के आप किसी की बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स को, मात्रा को कम कर सकते हैं, ताकि उसकी बॉडी हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे, टॉक्सिसिटी ना बढ़े, इन्फेक्शन ना हो, और हमारा लिवर, किडनी और ब्लड अच्छी तरीके से अपना काम लगातार शानदार तरीके से करते रहें। ठीक है सर, बस इतना सी, इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं इस रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिपोर्ट, दैट इज पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। यानी जो हमारा हार्ट है, दिल है और दिमाग है, इस दिल और दिमाग की जो नाड़ी है, नब्ज है, उसमें कितना बेहतर काम हो पा रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें जो टेस्ट मिलता है वो मिलता है स्ट्रोक इंडेक्स। क्या मिलता है सर? स्ट्रोक इंडेक्स। आज 7वां दिन है और याद कीजिए पहले दिन को, उस दिन में हमने बात किया था स्ट्रोक इंडेक्स का। ये क्या होता है, जब हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट धड़कता है, तो क्या होता है, एक जो हमारे हार्ट में होते हैं 4 हिस्से। कितने हिस्से होते हैं सर? 4 हिस्से, 2 ऊपर और 2 नीचे ऐसे होते हैं। 2 ऊपर होते हैं और 2 होते हैं नीचे। जब ऊपर वाला करता है कॉन्ट्रैक्ट तो नीचे वाला खुल जाता है, जब नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर वाला खुल जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार ऐसे ऐसे चलता रहता है। उससे क्या होता है, हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो पूरी बॉडी में अच्छे से बना रहता है। तो जब एक साइकिल में, यानी एक बार ऊपर वाला धड़केगा फिर नीचे वाला, ये जो है ना पूरा प्रोसेस, इसको बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल, जैसे ईसीआर वो होता है ना, ईसीजी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ऊपर से नीचे आना कहलाता है हमारा एक साइकिल। क्या कहलाता है सर वो? दैट इज वन साइकिल। एक साइकिल हो जाता है वो। और एक साइकिल के अंदर, एक सिस्टोल में, एक डायस्टोल में हमारा हार्ट कितने ब्लड को बाहर निकालता है, दैट इज कॉल्ड अवर स्ट्रोक इंडेक्स। यानी वो कितने प्रॉपरली ब्लड को बाहर निकाल पा रहा है, ये हो गया इंडेक्स। अब नीचे है वॉल्यूम। इंडेक्स मतलब उसका स्कोर,
वॉल्यूम मतलब पर्टिकुलर मात्रा, कितनी मात्रा में जब हमारा हार्ट बीट करता है तो एक बीटिंग से, एक साइकिल से कितना खून हमारे हार्ट से बाहर निकल जाता है बॉडी में सप्लाई होने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये दोनों चीजें क्या है, लगभग सेम है। हमारे बॉडी से एक साइकिल में कितना खून बाहर निकलता है हार्ट से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर किसी का स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए तो उससे क्या होगा हेमंत जी? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए मतलब उसका हार्ट बीट करेगा, साइकिल बीट करेगा, तो एक साइकिल में ज्यादा ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा। उससे क्या होगा? उससे जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो बढ़ सकता है। क्या हो सकता है सर? बीपी बढ़ सकता है, ब्लड अगर प्रेशर। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो बीपी बढ़ सकता है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो बीपी डाउन हो सकता है। उसके अलावा अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे क्या हो सकता है? उससे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आता है एंड दैट टेस्ट इज हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस। हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यहाँ पे तीन शब्द हैं। पहला शब्द है कौन सा? हार्ट मतलब दिल। पेरिफेरल मतलब हार्ट का जो आउटर कवरिंग है, जो बाहरी हिस्सा है, उसको बोलते हैं हम पेरिफेरी या सिरा या छोर बोलते हैं हिंदी में सर, सिरा बोलते हैं, छोर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरी। और रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, यानी हमारे दिल के जो बाहरी हिस्सा है, जो किनारा है, जो छोर है, वहां पे कितना रुकावट है, ये इंडिकेट करता है हमारा हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और जब किसी का हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर एरिया में, हार्ट के उस एरिया में ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा। उससे क्या होगा? हार्ट फंक्शनिंग हमारा प्रभावित हो सकता है, हार्ट अपना काम करना भी बंद कर सकता है, और उससे हमें बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और हो सकता है हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बन जाएं। तो अगर हार्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बीपी बढ़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगला जो टेस्ट आता है हमारे पास वो आता है ब्लड वेसल इलास्टिसिटी। ब्लड मतलब खून, वेसल मतलब धमनियां, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, यानी खून की वो धमनियां जो पूरी बॉडी में हमारे शरीर को लेके, पूरे शरीर में खून को लेके जाती हैं, उन धमनियों का लचीलापन कैसा है? अगर हमारे धमनियों का लचीलापन कम हो जाए तो उससे क्या होगा हेमंत जी? खून की धमनियां। अगर खून की धमनियों का लचीलापन, इलास्टिसिटी कम हो जाए तो क्या होगा? ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आएगा, प्रेशर, स्ट्रेन, खिंचाव ज्यादा होगा। उससे क्या होगा? उससे बीपी बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है? हमें क्या हो सकता है? दर्द, बीपी बढ़ सकता है। बीपी हो सकता है। जैसे होता है ना चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि जब किसी का ब्लड वेसल इलास्टिसिटी कम हो जाता है, लचीलापन कम हो जाता है, तो क्या होता है? ब्लड को उस धमनी से पास होने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो कठोर हो रही है, उसमें उसके अंदर लचीलापन कम हो गया है। तो उससे क्या हो सकता है? थोड़ा सा पेन भी या खिंचाव भी महसूस हो सकता है, और ब्लड का फ्लो प्रभावित हो जाता है। उससे क्या हो सकता है? उससे बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जो हमारे पास आता है वो आता है सेरिब्रोवास्कुलर ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन। यहाँ पे है सर चार शब्द, शब्द पकड़िए एक करके। पहला है सेरिब्रोवास्कुलर, सेरिब्रो मतलब ब्रेन, वास्कुलर मतलब धमनियां, ब्लड खून, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सैचुरेशन संतुष्टि, यानी हमारे दिमाग के अंदर जो धमनियां हैं, जो खून लेके जाती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरा है या नहीं है, ये हमें पता लगता है इस रिपोर्ट से। क्या है सर? ये जो धमनियां हमारे दिमाग में खून पहुंचाती हैं, क्या उस धमनियों में जो खून जा रहा है, क्या उस खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी है या नहीं है? अगर दिमाग में खून कम जाएगा तो क्या होगा? हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करेगा, सर में दर्द रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, और क्या होगा? हमारा काम करने का मन भी नहीं करेगा, माइग्रेन भी हो सकता है। हेमंत सर कुछ समझ में आया? बिल्कुल। सेरिब्रो वस्कुलर ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी जो धमनियां दिमाग में खून लेके जाती हैं, उस खून के अंदर ऑक्सीजन का संतुष्टि लेवल कितना है। अगर वो कम होगा तो हमें ब्रेन प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी हमारी डाउन हो सकती है, हमारी कंसंट्रेशन कम हो सकती है, चिड़चिड़ापन
बढ़ सकता है, आपको हमेशा आलस्य रह सकता है अगर ये लेवल डाउन हो जाए तो। अगला रिपोर्ट है सेरिब्रोवास्कुलर ब्लड ऑक्सीजन वॉल्यूम, यानी मात्रा में, वहां पे था ऑक्सीजन का सिचुएशन, यहाँ पे है ऑक्सीजन की मात्रा, कितनी मात्रा में जो धमनियां खून लेके जाती हैं हमारे ब्रेन तक, उनमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की कंटेंट होता है। अगर ये कम होगा तो क्या होगा, हमारे फिर से ब्रेन में फंक्शनिंग प्रभावित हो जाएगी, सर में दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होगा, मेमोरी डाउन होगा और कंसंट्रेशन में हमारा कमजोर हो जाएगा। और लास्ट में आता है सेरिब्रोवास्कुलर ब्लड ऑक्सीजन प्रेशर, यानी जो धमनियां दिमाग में खून लेके जाती हैं, जब खून फ्लो होता है तो उस फ्लो में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना बनता है। अगर ऑक्सीजन प्रेशर कम होगा तो उससे हमारी फंक्शनिंग प्रभावित हो सकती है, अगर ठीक रहेगा तो हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग भी शानदार बना रहेगा। तो आप देखते किसी का पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, और यहाँ पे किसी भी रिपोर्ट के अंदर आपको जो फंक्शनिंग है वो डाउन मिलता है या बड़ा मिलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम रेकमेंड करेंगे वो सप्लीमेंट जिसमें पाया जाता है ओमेगा। क्या पाया जाता है सर? ओमेगा। जैसे हिमालयन बेरी जूस, उसके अलावा फ्लैक्सीड कैप्सूल, ओमेगा 3 कैप्सूल, ओमेगा 3 ड्रॉप, ये सब चीजें आप दे सकते हैं ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए, ऑक्सीजन फ्लो को अच्छा करने के लिए, ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करने के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, बीपी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वी कैन गिव ओमेगा सप्लीमेंट। उसके अलावा हम दे सकते हैं एलोवेरा, उसके अलावा हम दे सकते हैं सिल्वर प्लस, उसके अलावा हम दे सकते हैं हेल्थ बूस्टिंग जूस, उसके अलावा हम दे सकते हैं नोनी, गैनोडर्मा, गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी, ये सब चीजें हम ऐड कर सकते हैं अपने हार्ट की हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और हम दे सकते हैं सबसे शानदार चीज, और वो है अश्वगंधा कैप्सूल। क्या दे सकते हैं सर? अश्वगंधा कैप्सूल बहुत शानदार काम करता है ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाने में, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में, स्ट्रेस को कम करने में, मेमोरी को बढ़ाने में, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में बहुत शानदार रोल होता है अश्वगंधा कैप्सूल का। तो ये सब चीजें आप रेकमेंड कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे दिखता है कोई प्रॉब्लम। हेमंत सर कोई सवाल इसमें? नहीं, प्रॉपर नहीं। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लड लिपिड्स, यानी हमारे खून के अंदर लिपिड बोले तो फैट, फैट की मात्रा कितनी है, फैट इन द सेंस कोलेस्ट्रॉल कितना है, फैट कंटेंट कितना है, गाढ़ापन कितना है, ये हमें इस रिपोर्ट से पता लग जाता है। और पहला जो रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है हमें ब्लड विस्कोसिटी। क्या मिलता है सर? ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड मतलब खून, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, यानी जो ब्लड हमारी आर्टरीज में फ्लो हो रहा है, धमनियों में जा रहा है, उसके अंदर गाढ़ापन कितना है। अगर गाढ़ापन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा और ब्लॉकेज होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अगर खून गाढ़ा होगा तो फ्लो करने में दिक्कत होगी, बीपी प्रॉब्लम बढ़ सकता है, उसके अलावा क्या होगा, क्लॉटिंग भी बन सकती है और हमारा हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये है हमारा ब्लड विस्कोसिटी, खून का गाढ़ापन, यहां से हमें इसका आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर खून बहुत ज्यादा पतला हो जाए, अगर खून बहुत ज्यादा पतला हो जाए, उससे भी प्रॉब्लम होती है क्या, कि जब किसी का खून बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो उससे हो जाता है इंटरनल ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो खून ना तो पतला होना चाहिए बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, उसका जो कंसंट्रेशन है वो डायल्यूट रहना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली शानदार तरीके से लगातार फ्लो करता रहे। नेक्स्ट रिपोर्ट में मिलता है वो मिलता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। क्या है सर? टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी हमारे ब्लड के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, ये हमें यहाँ से पता लग जाता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या होगा, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट अटैक होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो। ठीक है सर? बिल्कुल। अब कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बहुत देता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो हार्ट को चाहिए होता है। क्या होता है सर? ये हार्ट की नीड होती है, लेकिन नीड ज्यादा होती है। होने क्यों पे नीड? क्यों? क्योंकि हार्ट को जो एनर्जी मिलती है ना, हार्ट को एनर्जी मिलती है कोलेस्ट्रॉल से। हार्ट को प्रॉपर्ली काम करने के लिए चाहिए होता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन जब हमारा खान पान खराब होता है, लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, लिवर प्रॉब्लम हो जाती है, फैट कंटेंट बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, उससे हमारे ब्लड को फ्लो करने में दिक्कतें होती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है और हो जाता है आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। क्या हो जाता है सर?
आर्टीरियो Arteriosclerosis. स्क्लेरोसिस मतलब धमनियों के अंदर खून के थक्के जम जाते हैं, ब्लड का फ्लो रुक जाता है और हो जाता है हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर। तीसरा जो रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है ट्राइग्लिसराइड। और ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड इज ए पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल का एक फॉर्म होता है, उसका नीचे आता है, उसका एक हिस्सा होता है ट्राइग्लिसराइड। अगर ये ज्यादा होगा तो इससे भी क्या होगा? इससे भी ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। और अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, इट मे कॉज हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, और बीपी प्रॉब्लम भी इससे बढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं HDL। अब देखिए नाम है HDL यानी हाई डेंसिटी, ज्यादा घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल, और इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं सर? Good cholesterol. को बोलते HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जितना ज्यादा ये होगा, जितना अच्छा ही आएगा, उससे क्या होगा? हमारे हार्ट की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, हमें प्रॉब्लम कम होगी। और दूसरी तरफ आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं LDL। और LDL अगर बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? उससे हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो HDL ज्यादा होना चाहिए, LDL होना चाहिए कम। और HDL को बढ़ाता है सिर्फ एक तरीका है HDL बढ़ाने का, जानना चाहेंगे सर क्या है? बताइए सर. HDL बढ़ाने का दुनिया में एक ही तरीका है, और वो है एक्सरसाइज। क्या है सर? Exercise. व्यायाम करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, घर के काम करने पड़ेंगे, फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, तभी हमारा HDL लेवल बढ़ेगा, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रल फैट, मतलब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन के बाद जो फैट बचती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल फैट। और न्यूट्रल फैट ज्यादा होगी तो अगेन क्या होगा? इससे बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लॉकेज बढ़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और लास्ट में आता है सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपोर्टेंट फंक्शन, और वो है सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स। क्या है सर? Circulate सर्कुलेटिंग इम्यून complex. कॉम्प्लेक्स। देखिए सर, शब्द समझिए क्या है। सर्कुलेटिंग मतलब जो ब्लड के साथ मिलके बॉडी में क्या होती हैं? सर्कुलेट Circulate होती है. होती हैं। इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। कॉम्प्लेक्स मतलब मॉलिक्यूल, यानी जो हमारी इम्यूनिटी के पार्ट्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के हिस्सा हैं, अगर वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएं तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपको है ब्लड इन्फेक्शन। क्या है सर? Blood infection. अगर किसी का CIC सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स ज्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को हो सकता है ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और ब्लड के अलावा वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन चांसेस क्या है कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, ये इंडिकेट करता है सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर इसका लेवल डाउन हो जाए तो क्या होगा? इससे भी हमारे ब्लड में इंफेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो ये ना ज्यादा होना चाहिए, ना होना चाहिए कम, ये रहना चाहिए हमारा विद इन द रेंज। क्लियर हेमंत जी? बिल्कुल सर. तो अगर किसी सर का, एक बार इसको कंटिन्यू करेंगे आप? हाँ जी, मैं वही वही बोल रहा था, अगर किसी का सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स का लेवल बढ़ जाता है, यानी उसके ब्लड के अंदर जो इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा है, मतलब उसके ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, इसलिए उसकी मात्रा ज्यादा बड़ी है, उसको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन अगर किसी का लेवल डाउन हो जाए CIC का, वो इंडिकेट क्या करेगा कि उस इंसान का हार्ट का जो ब्लड है, उसका इम्यूनिटी कमजोर है, और उसको इम्यूनिटी कमजोर तो क्या होगा? कभी भी कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर लेवल डाउन है मतलब इम्यूनिटी कमजोर रहेगा, और लेवल ज्यादा आता है तो इंडिकेट करता है कि ब्लड में इंफेक्शन हो चुका है, इसलिए लेवल ज्यादा आ रहा है। हेमंत सर जी, बिल्कुल. क्लियर सर? सर क्या क्या इसमें हमें देना है? इसमें देना क्या? इसमें देना से सबसे पहले गोल्ड तुलसी, उसके ओके. अलावा नोनी जूस, एलोवेरा जूस, और ओमेगा 3 आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप दे सकते हैं कोई भी चीज जो टॉक्सिन निकालती है, जैसे गैनोडर्मा दे सकते हैं, या दे सकते हैं आप एलोवेरा तो बता दिया, नोनी बता दिया, तुलसी हो गया, यानी जो भी चीजें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। उसके अलावा आप दे सकते हैं इम्यूनो रिच या काउ कोलेस्ट्रॉम या इम्यूनर टैबलेट, यानी जो भी चीज इम्यूनिटी बढ़ाएंगी हमारी, उसको सपोर्ट करेंगी,
वो चीजें हम यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो उसके लिए हम देंगे ओमेगा 3 सप्लीमेंट। क्या देंगे सर? ओमेगा 3 वाला सप्लीमेंट कोई भी हो, चाहे हिमालयन तो बेरी हो, टोटल फ्लैक्सीड हो, कोलेस्ट्रॉल में तो कोलेस्ट्रॉल केयर जो आता है टैबलेट वो भी दे सकते हैं वो ना? भी दे सकते हैं सर। हार्ट केयर भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसी हर्ब्स होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती हैं, विस्कोसिटी को मेंटेन करती हैं। तो हार्ट केयर भी आप दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल केयर दे सकते हैं, ओमेगा 3 दे सकते हैं, अश्वगंधा दे सकते हैं। ये सब चीजें हेल्प करती हैं हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को बेहतर करने में। हाई डेंसिटी इंपॉर्टेंट में सर, एचडीएल को बढ़ाने में आपने बता ही दिया। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज के साथ क्या ओमेगा हो गया? ओमेगा हो गया, यस सर। और गुड हेल्थ जो आपका इसमें नहीं आता सर, देसी घी में नहीं आता ये गुड हेल्थ? एचडीएल होता है सर देसी घी के अंदर, गाय के देसी घी में ओके, होता है। गाय के देसी। इसलिए ना, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो उसको गाय का घी खिलाओ, शुद्ध, बाबा वाला नहीं, शुद्ध अपने घर का खिलाओ। हार्ट फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है शुद्ध देसी घी खाने से। उसके अलावा अगर किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है तो उसको खिलाओ शुद्ध देसी घी। उसका जो हार्ट का फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स का, वो भी शानदार कर देता है वो। उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन जो घी है वो होना चाहिए कैसा? शुद्ध देसी घी, वो भी गाय का। ठीक है गाय सर? का, देसी गाय का। हाँ और जी। सप्लीमेंट में सर एचडीएल के लिए सबसे बेटर? कुछ नहीं है सर, एक्सरसाइज कुछ करना नहीं। पड़ेगा। ओके, एक्सरसाइज। सपोर्ट हो जाएगा एक्सरसाइज के साथ, ओमेगा सपोर्ट कर देगा। लेकिन सिर्फ ओमेगा से आप चाहेंगे हो जाए होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा होने में। लेकिन अगर आपने थोड़ा एक्सरसाइज कर दिया तो बहुत जल्दी आपका लेवल मेंटेन हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ओके। ठीक है जी, आगे बढ़े सर। ओके, कंटिन्यू सर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, थायराइड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। आज के समय का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड डिसफंक्शनिंग। और यहाँ पे जो रिपोर्ट आती है वो आती है दो चीजें। यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बनाती है दो हार्मोन, एक होता है T3 और एक होता है T4। T4 और T3 बनाती है थायराइड ग्लैंड। और ये क्या करती है? अगर T4 T3 की मात्रा ज्यादा हो जाए, यानी T4 T3 ज्यादा बने तो क्या होगा हेमंत जी? अगर ये ज्यादा बनेगा तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। यानी उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो कैलोरीज बनती है, एनर्जी बनती है, वो बहुत शानदार तरीके से लगातार जलती रहेंगी। और क्या होगा, हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसका T3 T4 ज्यादा बनता है उसको क्या होगा, उसको वेट लॉस प्रॉब्लम, यानी उसका वेट हो जाएगा अंडर वेट। कैसा हो जाएगा सर? अंडरवेट। वो अंडर वेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो कुछ भी खाएगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और बॉडी इसको खत्म कर देगी। तो इससे क्या होगा, वो अंडर वेट प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो सकता है अगर T4 T3 का लेवल बॉडी में बढ़ जाए। उसके बाद आता है यहाँ पे, अगर लेवल डाउन हो जाए, T4 T3 कम बने तो क्या होगा, कम बनेगा तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। और जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, कैलोरीज है, वो कम जलेंगी। और कम जलेंगी तो क्या होगा, बॉडी में कैलोरीज जमा रहेगी और क्या होगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो T4 T3 ज्यादा एक्टिव है तो वजन कम हो जाएगा, कम एक्टिव है तो वजन बढ़ जाएगा। और ज्यादा एक्टिव होने को बोलते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं सर? हाइपोथायराइडिज्म। और अगर कम एक्टिव है तो उसको बोलते हैं हाइपो। हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसको मेंटेन करता है आयोडीन। अगर आप आयोडीन की मात्रा अच्छी लेते रहेंगे तो उसका जो फंक्शनिंग है वो शानदार बना रहता है। और इसके लिए हम ले सकते हैं कोई भी हमारा मल्टी विटामिन, जैसे डेली प्लस के अंदर आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जो रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है थायरोग्लोब्यूलिन। क्या मिलता है सर? थायरोग्लोबिन। ये क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इन थायराइड। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो T3 और T4 बनाती है, T4 और T3 जिस जगह पे बनते हैं ना, जिस सरफेस पे बनते हैं, उस सरफेस को बोलते हैं हम थायरोग्लोब्यूलिन। क्या बोलते हैं सर? थायरोग्लोबिन। तो ये क्या है? ये एक पिच है। थायरोग्लोब्यूलिन एक पिच है जहां पे T3 और T4 आके अपना काम करना शुरू करते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी के टेस्ट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर थायरोग्लोबुलिन की मात्रा कम आए तो उससे क्या होगा, उसे T4 और T3 कम बनेगा। और कम बनेगा तो क्या होगा,
हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, जो आज के समय मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होता है, यही वाला। वजन बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, बॉडी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी बॉडी की वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि थायरोग्लोबिन की को जो थायरोग्लोबिन का जो लेवल है वो बॉडी में गिर जाता है, और इसको बढ़ाने में हेल्प करता है हमारा थायराइड केयर। कौन हेल्प करेगा सर? थायराइड केयर। तो थायरोग्लोबिन अगर कम होगा तो क्या होगा? T3 T4 कम बनेगा, वेट बढ़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और बॉडी के अंदर क्या होगा? हमेशा थकान बना रहेगा, और इसको बढ़ाता है थायराइड केयर। अगला पास हमारे पास आता है, वो क्या है? एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, और ये अगर किसी के टेस्ट में ज्यादा आता है, अगर बड़ा आता है, तो इंडिकेट करता है पहली चीज, अगर ये ज्यादा बड़ा है तो मतलब उस इंसान को थायराइड में इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है सर? इन्फेक्शन हो सकता है। कहाँ पे? थायराइड में। लेकिन थायराइड। अगर इसका लेवल लगातार बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, कंट्रोल ना हो, तो इससे हो सकता है थायराइड कैंसर। क्या हो सकता है सर? थायराइड कैंसर। बोलते हैं ना, गले का कैंसर, दैट इज थायराइड कैंसर। अगर एंटी थायरोग्लोबिन इंडेक्स एंटीबॉडीज लगातार बढ़ता रहे, कंट्रोल ना हो, दैट में कॉज थ्रोट कैंसर, उससे गले में कैंसर हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा है, कंट्रोल हो जाए, दैट मीन्स उसमें इंफेक्शन है, इसलिए वो थोड़ा सा इसके लेवल बढ़ गया होता है। तो ये है हमारा थायराइड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम क्या देंगे? हम देंगे थायरो केयर। क्या देंगे सर? थायरो केयर। उसके साथ हम ऐड करेंगे क्या? नोनी जूस और ओमेगा 3। क्या ऐड करेंगे सर? नोनी जूस और ओमेगा 3। जी, ये तीन चीजें ना बेस्ट हार्मोन रिजल्ट दे। बैलेंस। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, अगर आप देंगे ठीक है। थायराइड के तो जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों चीज आप देते हैं, क्या क्या? थायराइड केयर, नोनी जूस और ओमेगा सप्लीमेंट, तो क्या होगा? बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे इन द थायराइड केसेस, जो आप आज के समय बहुत ज्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि सर ये तो इंडिकेशन है, क्योंकि हमारी मशीन एग्जैक्ट तो है नहीं सर। एग्जैक्ट तो तभी पता लगेगा जब ब्लड सैंपल निकालेंगे। तो ब्लड सैंपल अगर कोई ना दे पाए, अगर कोई इंसान ऐसा हो जो ब्लड टेस्ट ना करवा पाए, तो एक बहुत आसान तरीका होता है कि आप घर बैठे बैठे ये जांच सकते हैं कि आपकी थायराइड प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही है। जानना चाहेंगे सर? बिल्कुल। बगैर पैसे दिए, बगैर खून निकलवाए, आप एग्जैक्टली ये जांच सकते हैं कि आपकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही है। फ्री का क्या है सर? फ्री का डायग्नोसिस है किसका है? किसका? फ्री में होता है, फ्री में। जानना चाहेंगे सर कैसे होता है? जी। बाकी लोग सर कुछ रिस्पॉन्स दे दो। सब क्या सब आप जानना चाहते हैं सब कि चैट फ्री, बॉक्स में सब। कि फ्री में कैसे हम अपने थायराइड सिक्रीशन को जांच कर सकते हैं विदाउट कोई पैसा दिए? कोई पैसा पे नहीं करना, घर बैठे बैठे आप जांच कर लें कि हमें थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं है। और इसके लिए चाहिए हमें एक बहुत छोटी सी चीज। क्या चाहिए सर? बहुत छोटी सी चीज। एक तो चाहिए ये, क्या चाहिए? क्या है सर ये? पेन। पेन। एक चाहिए हमें ये क्या है? बुक्स। बुक्स। और बुक्स नहीं, डायरी। और एक चाहिए हमें थर्मामीटर। क्या चाहिए सर? थर्मामीटर। बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो घर पे आराम से हो जाता है। और करना क्या है कि आप बनाएंगे एक ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं स्कूल में सर, पहले बचपन में ग्राफ एक। बनाए थे ना। एक हम्म। ग्राफ बनाएंगे और लिखेंगे ऊपर साइड में टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? टेम्परेचर। और नीचे लिखेंगे लाइन में डे, तारीख। और तारीख। लगातार 21 दिन, कितना दिन? 21 दिन, 21। जब आप सुबह उठेंगे, सुबह बिस्तर छोड़ेंगे, सबसे पहला काम जो करना है आपने, वो करना है आपने अपना टेम्परेचर मापना है। क्या करना है सर? टेम्परेचर को नापना है। और उसमें नोट करना है तारीख 19 जून टेम्परेचर 35, 20 जून 34, 21 जून 36, उसको मापना है। और जब 21 दिन हो जाए, और उसको आप क्या करेंगे? डॉट को मिलाएंगे। अगर वो डॉट अगर सीधे आते हैं, कैसे आते हैं सर? सीधे। मतलब आपकी थायराइड बिल्कुल फिट है। अगर डॉट सीधे आए, सीधी लाइन आ जाए, टेम्परेचर सेम रहे,
मतलब आपकी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल प्रॉपरली बहुत शानदार काम कर रही है। लेकिन अगर टेम्परेचर आए अप डाउन, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, दैट मीन्स आपको थायराइड प्रॉब्लम है। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, अदरवाइज बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्लियर सर? बिल्कुल सर, तरीका आसान है सर, मुश्किल है? बिल्कुल आसान है सर। पैसे निकालो सर, क्योंकि जो थायराइड की जांच होती है ना, उसके लगते हैं 800 रुपए, और वो भी आपको करवाना पड़ता है खाली पेट, बगैर पानी पी आपको करवाना पड़ता है ब्लड सैंपलिंग। लेकिन आपको ने बता दिया है आज के बाद फ्री का जांच जो आप कर सकते हैं, किसके लिए? अपने थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को जांचने के लिए। क्लियर सर? बहुत सिंपल है। अगर सीधी लाइन आए मतलब थायराइड अच्छा काम कर रही है, अगर अप डाउन आए कभी बढ़ गया कभी नीचे आ गया, मतलब आपको थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर थायराइड ग्लैंड, और उसके लिए क्या करना है, आप लीजिए थायराइड केयर टैबलेट, नोनी जूस और ओमेगा 3 सप्लीमेंट। ठीक है इमन जी, कोई सवाल? नो सर। बचेगा नहीं सर इसके बाद तो, शायद मुझे लगता है। आगे बढ़े सर। कंटिन्यू। नेक्स्ट रिपोर्ट आता है हमारे पास, कोलेजन। क्या आता है सर? कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी पूरी बॉडी में, ये होता है। और कोलेजन को बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं सर? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर ना कोलेजन ही वो टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, आपस में बांध के रखता है, ताकि बॉडी का शेप प्रॉपर बना रहे, साइज प्रॉपर बना रहे, आकार हमेशा ठीक रहे। और ये कोलेजन हमारी बॉडी के हर पार्ट में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें आईज। क्या सर? आइस। आईज, अगर आंखों के अंदर कोलेजन कम हो जाए तो क्या होगा, आंखों में यहाँ पे क्या होगा, रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। क्या होगा सर? अगर आंखों में कोलेजन रिंकल्स। कम है तो आंखों में रिंकल्स बढ़ जाएंगे। दांतों में कम हो गया कोलेजन तो क्या होगा, जो मसूड़े हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मसूड़े आपके कमजोर हो जाएंगे। अगर आपके बालों में, स्किन में कोलेजन कम हो गया तो बाल और स्किन सूखे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ब्लड के अंदर अगर कोलेजन कम हो गया तो ब्लड भी प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा। डाइजेशन के अंदर कोलेजन होता है, हमारा म्यूकस अगर कम हो गया तो हमारा डाइजेशन भी प्रभावित हो जाएगा। हमारी जो मोशंस हैं, मोशन मतलब टॉयलेट पासिंग जो होती है, वो भी डिपेंड करता है हमारी बॉडी में किसके ऊपर, कोलेजन। क्योंकि जो ट्यूब्स होती है ना, उनका जो एंडिंग होती है, उन एंडिंग में पाए जाते हैं कोलेजन, जो बंद होते हैं और खुल जाते हैं। तो अगर इसमें प्रॉब्लम हो गया तो आपका मोशन प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके अलावा जो हमारी मसल्स हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो डिपेंड करता है कोलेजन के ऊपर। फैट मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है कोलेजन के ऊपर। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन निकलते हैं, गंदगी निकलती है, वो निकलता है कोलेजन से। उसके अलावा हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, चाहे पुरुष का स्पर्म हो या महिला का अंडा हो, उसमें पाया जाता है कोलेजन। उसके अलावा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है कोलेजन, हड्डियों को सपोर्ट करता है कोलेजन। यानी कोलेजन क्या है, कोलेजन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरी बॉडी क्या करता है, आपस में जोड़ के रखता है, बांध के रखता है, ताकि उसका स्वास्थ्य, उसका शेप, उसका आकार शानदार बना रहे। तो अगर किसी के बॉडी के अंदर कोलेजन कम हो जाए तो क्या होगा सर? हेमंत जी, आपके जी। सामने है सर। अगर कोलेजन कम हो जाए तो क्या होगा? अगर कोलेजन कम हो जाए तो आंखों में रिंकल, झरियां आ जाएंगी, दांत मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, बाल स्किन खराब हो जाएंगी, मोशन खराब होंगे, ब्लड फ्लो में दिक्कत होगा, जॉइंट पेन बढ़ जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, सेक्सुअल पावर कमजोर हो जाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगी। यानी पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलेजन। और कोलेजन कौन बनाता है? कोलेजन बनाता है विटामिन सी। कौन बनाता है सर? विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम नहीं होगी। और वो हमें मिल जाता है कहां से? हिमालयन बेरी जूस, डेली प्लस टैबलेट, एलोवेरा, नोनी, उसके अलावा आंवला कैप्सूल, विटामिन सी की टैबलेट हमारे पास आती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे कोलेजन को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा अगर किसी का कोलेजन लेवल डाउन है, उसका स्किन, उसके बाल, नाखून, दांत सब कुछ कमजोर हो रहा है, तो उसको आप दे दीजिए क्या? उसको दीजिए ग्लूकोसामाइन प्लस। क्या दीजिए सर?
ग्लूकोसामाइन। अब बोलेंगे सर बात करें बालों की, बात करें दांतों की, और दे रहे हैं क्या? ग्लूकोसामाइन प्लस। क्यों दे रहे हैं सर? क्योंकि ग्लूकोसामाइन के अंदर पाया जाता है MSM। क्या होता है? MSM। मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन। मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन वहां पे होता है, जो क्या करता है, जो हमारे कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है, MSM। उसके अलावा जो ग्लूकोसामाइन उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं बहुत सारा विटामिन सी। तो एक ही सप्लीमेंट है जहां से आपको विटामिन सी और MSM साथ में मिल जाता है, और वो है क्या? ग्लूकोसामाइन प्लस। तो जिसको भी स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, स्किन पे रिंकल्स, झुर्रियां बढ़ रही हैं, मसूड़े की हेल्थ खराब हो रही है, बालों में दांतों में प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, या बॉडी की फंक्शनिंग डाउन हो रही है, आप दे सकते हैं क्या? ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। उससे क्या होगा? उससे बनेगा कोलेजन। उससे क्या होगा? पूरी बॉडी का जो बॉन्डिंग है, कनेक्टिविटी है, वो शानदार हो जाएगा, और बॉडी का हेल्थ बेहतर हम कर सकते हैं बाय यूजिंग क्या सर? ग्लूकोसामाइन प्लस, क्योंकि वहां पे होता है विटामिन सी और मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन, जो कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। हेमंत सर, कोई सवाल इसमें, कोई डाउट? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी तरह से क्लियर किया इसको। कोई कुछ नया था इसके अंदर, तो बहुत नई जानकारी थी। मोशन सर, मोशन सिस्टम जो है ना, मोशन मतलब सर स्टूल पासिंग, हाँ, वेस्ट वेस्ट जो निकलता है वो। अगर हमारा क्या होता है कि हमारी ना, जो पहले क्या होता है, पहले बड़ी आंत होती है, फिर छोटी आंत होती है, और बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर एनएस आता है। तीनों का जो एंड होता है, सिरा होता है, वहां पे पाए जाते हैं ट्यूब। क्या बोले उसको हम? कुछ ऐसे होते हैं, क्या मसल्स होती हैं। उन मसल्स को जो चीज कोऑर्डिनेट करती है ना, खोलने में, बंद करने में, वो होता है कोलेजन। क्या होता है? कोलेजन। अगर कोलेजन वहां कम हो जाएगा तो क्या होगा? जो वो मसल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगी। उससे क्या होगा? उससे जो पोर्स हैं, ट्यूब्स हैं, वो टाइम से खुलेंगे नहीं, टाइम से बंद नहीं होगी, और मोशन प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है सर हेमंत जी? ओके। ओके, आगे बढ़े सर। जिस यस ओके सर। सर। ओके सर, स्किन पर व्हाइट स्पॉट के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है सर अभी तक हमारे पास। नेक्स्ट नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन डाटा एनालिसिस। अगर आपको याद हो तो जो सेकंड रिपोर्ट था हमारा डे 1 का, वो था किसके बारे में? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिपोर्ट एनालिसिस। उसमें हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था किसका? पेट का और छोटी आंत का, उसका स्वास्थ्य कैसा है। इस रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि हमारी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका स्वास्थ्य फंक्शनिंग कैसा है। और यहाँ पे जो सबसे पहला रिपोर्ट आता है, वो आता है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस फंक्शन कॉफिशिएंट। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। क्या होगा हेमंत जी? बढ़िया। पेरास्टालसिस मतलब मूवमेंट, खाने की स्पीड, खाने का चलना। फंक्शन, फंक्शन मतलब कितना अच्छे से वो हो पा रहा है। अगर हमारी बड़ी आंत के अंदर खाने की मूवमेंट कम होगी तो क्या होगा? खाना लंबे समय तक हाथों में पड़ा रहेगा। उससे क्या होगा? उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ साथ हो सकता है क्या? कॉन्स्टिपेशन। क्या हो सकता है सर? कॉन्स्टिपेशन। कब्ज प्रॉब्लम, पाइल्स प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये फंक्शन डाउन हो जाए, कम आए। अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? तो बहुत जल्दी जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो बॉडी से, आंतों से बाहर निकलेगा, मतलब उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। बॉडी के अंदर क्या होगा? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकता है, और हो सकता है लूज मोशन। क्या हो सकता है सर? लूज मोशन। दस्त लग सकते हैं आपको बार बार, अगर आपका ये फंक्शन बढ़ जाए, कम हो जाए तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट आता है, दैट इज कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। यानी कोलोनिक मतलब कोलोन, हमारे बड़ी आंत के नीचे होता है कोलोन, जहां पे क्या होता है? जहां पे जो भी हमने खाना खाया है, वो खाना के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं सर? एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होके बॉडी में, ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो जितना बेहतर, जितना अच्छा हमारा कोलोन में एब्जॉर्प्शन होगा, उससे क्या होगा? उससे हम जो खाना खाएंगे, उस खाने में जो न्यूट्रिएंट होंगे, हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब कर पाएगी, और बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होगा। लेकिन अगर ये फंक्शन डाउन हो जाए तो क्या होगा? आप खाना पूरा खाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा? बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कमजोरी आपको फील
हो सकती है। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास आता है और वो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कॉफिशिएंट। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कॉफिशिएंट, आंतों के अंदर बैक्टीरिया का मात्रा कितना है। अगर आपको याद हो सर, हमने बात किया था आज 2 दिन पहले किसके बारे में, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, याद है मन जी? बिल्कुल सही याद है। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। जो प्रोबायोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी बड़ी आंत में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन को अच्छा करने में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और बैक्टीरिया की हेल्प से जो आंतों के अंदर डाइजेशन होता है उस डाइजेशन को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक डाइजेशन। क्या बोलते हैं सर? सिम्बायोटिक डायरेक्शन। डाइजेशन, यानी उस डाइजेशन क्या होता है, हमारा और बैक्टीरिया दोनों का फायदा हो जाता है। बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं और हमारी बॉडी में खाना टूट के अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर जो प्रोबायोटिक्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए, आंतों में कम हो जाए, तो क्या होगा, हमारा खाना अच्छे से हजम नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हमें हो सकती है, और क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। और बैक्टीरिया जो हमारे आंतों में होते हैं ना, वो होते हैं कौन सा, पता है सर कौन सा बैक्टीरिया होता है? उसको बोलते नहीं। हैं लैक्टोबैसिलस, सुना होगा नाम, लैक्टो। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। उसके अलावा बाइफिडो बैक्टीरियम। ये 2 बैक्टीरिया होते हैं जो पाए जाते हैं हमारी आंतों के अंदर, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन को बेहतर करते हैं, हाजमे को अच्छा रखते हैं, और हमें रखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। और ये कहां से मिलता है हमें? ये हमें मिलता है दही से। कहां से मिलता है सर? दही से। हमने बात किया था ना, दही खाना चाहिए, डाइजेशन प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि उसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस और बाइफिडम, दोनों वहां पे होते हैं। उसके अलावा आप खाइए खिचड़ी या दलिया, क्यों? उसमें क्या होता है, खिचड़ी और दलिया में पाए जाते हैं प्रीबायोटिक, जो है क्या है, जो है खाना फॉर द प्रोबायोटिक। उससे क्या होगा, प्रोबायोटिक भी बॉडी में जाएगा और जाएगा प्रीबायोटिक। उससे क्या होगा, हमारी आंतों में कभी भी बैक्टीरिया की डेफिशिएंसी कमी नहीं होगी, और हमारा डाइजेशन शानदार रहेगा, मस्त रहेगा, बेहतरीन बना रहेगा। इसलिए ना आपने अगर आप समझेंगे, मंजीब समझेंगे, अगर किसी को भी, जब एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है और उस पेशेंट को है इन्फेक्शन, क्या है सर? इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हो, डॉक्टर क्या देते हैं? डॉक्टर देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं। हेलो, एंटीबायोटिक। देते हैं ना सर? जी। शायद ही दिया जाता है अगर इन्फेक्शन हो तो। और लेकिन जब इन्फेक्शन के साथ डॉक्टर देता है एंटीबायोटिक ना, तो डॉक्टर साहब एक कैप्सूल और देते हैं, और उस कैप्सूल का नाम होता है विजिलेक कैप्सूल। क्या होता है सर? विजिलेंट कैप्सूल। सुना है सर इसके बारे में? विजिलेक क्यों दिया जाता है? क्योंकि विजिलेक के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया। उसके अलावा अगर किसी के पास आप जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे आपको दिया जाता है एक लिक्विड, उसका नाम होता है एंटेरोजर्मिना। क्या होता है? एंटीनोसर्मिना। एंटेरोजर्मिना। उसमें भी होते जर्मिना। हैं, उसमें भी होते हैं प्रोबायोटिक, ताकि जो एंटीबायोटिक से क्या है, एंटीबायोटिक क्या करेगी, हमारी बॉडी में जाएगी और सारे बैक्टीरिया को वो खत्म कर देती। तो क्या होता है, हमारा आंतों के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब किसी को एंटीबायोटिक दिया जाता है तो क्या होता है, उसको लूज मोशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। होता है सर ऐसा ना? बिल्कुल। क्यों होता है? क्योंकि जब एंटीबायोटिक बॉडी में जाती है तो क्या करती है, वो हर प्रकार के बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देती है, और हमारे हाथों के जो हेल्दी बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं, और क्या होता है, डाइजेशन हमारा खराब हो जाता है और हो जाता है लूज मोशन। इसलिए आपको देते हैं डॉक्टर विजिलेक एंट्रोजर्मिना, या बोलते हैं दही खाने के लिए, ताकि हेल्दी बैक्टीरिया आंतों के अंदर बने रहें, डाइजेशन बेहतर रहे, और आप फिर इम्यूनिटी भी शानदार हो जावे। और लास्ट यहाँ पे आता है रिपोर्ट, वो आता है इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर कॉफिशिएंट। क्या है सर? लिट्रा। इंट्रा ल्यूमिनल, इंट्रा मतलब विद इन, अंदर अंदर, किसके अंदर? ल्यूमिनल के अंदर। ल्यूमिनल क्या है? ल्यूमिनल एनएस से ऊपर वाला पार्ट होता है जहां पे हमारा टॉक्सिन्स या गंदगी पहुंचती है। प्रेशर कॉफिशिएंट, अगर इंट्रा ल्यूमिनल यानी ल्यूमन के अंदर जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो स्टूल पासिंग है, मोशन है, वो कितना आरामदायक या कष्टदायक हो सकता है।
अगर किसी का इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर अच्छा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे स्टूल पासिंग आसान हो जाएगा, यानी वो आराम से फ्रेश होके बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर कॉफिशिएंट कम है तो क्या होगा, उसको फ्रेश होने में, मोशन निकालने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उससे क्या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है पाइल्स। क्लियर सर? हम्म, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर प्रॉब्लम है तो आपको देना पड़ेगा दही, दलिया, खिचड़ी। और साथ में सप्लीमेंट की बात करें तो अगर कॉन्स्टिपेशन है या पाइल्स है, एसिडिटी बनती है, तो आप दीजिए एलोवेरा और नोनी जूस। कौन सा जूस सर? एलोवेरा एंड नॉनी जूस। कैसे देना है? सुबह शाम, सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से। कैसे पानी से सर? गर्म पानी से दीजिए। अगर है कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स का प्रॉब्लम, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बार बार लूज मोशन होता है, टॉयलेट लगता है बार बार, डायरिया हो जाता है, तो उसको देंगे हम एलोवेरा और नोनी, लेकिन देंगे चिल्ड पानी से। कैसे पानी से? चिल्ड पानी से। जितना पानी ठंडा होगा उतना जल्दी लूज मोशन, डायरिया, फूड पॉइजनिंग कंट्रोल में आ जाएगा। तो फूड पॉइजनिंग है। मतलब जी जी बोलिए सर। एलोवेरा एंड नॉनी को दोनों को ही चिल्ड पानी में देना है? हाँ जी, दोनों ओके को। अगर लूज मोशन है तो, दस्त ओके। लगे हैं तो, या है फूड पॉइजनिंग तो ठंडे पानी से। लेकिन पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है तो गर्म पानी से देना है। सुबह शाम खाना खाने से पहले खाली पेट 15 ml नहीं, 15 ml 10 ml लेना है नोनी, और 30 ml लेना है एलोवेरा जूस। कितना ml लेना है सर? 10 ml तो नॉनी जूस और 30 ml एलोवेरा जूस। हाँ जी। और अगर आप ऐड कर सकते हैं ना, तो उसमें ऐड कर दो कुछ बूंदे गोल्ड तुलसी का, 2 बूंद, 3 बूंद गोल्ड गोल्ड तुलसी ऐड तुलसी का। करेंगे, ओके तो रिस्पॉन्स और अच्छा आपको मिल सकता है, और आपकी जो प्रॉब्लम आंतों की वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है अमन जी? ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। तो आज के लिए सर इतना ही। थैंक यू वेरी मच सर। अब जो बचा है वो नेक्स्ट सेशन में हम निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।